स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। नई टॉपिक है ये जिसके साथ जुड़ रहे हैं और ये खुशी का ही तो सब कुछ दे रहे हैं। और खुशी खुशी के साथ हम लोग आगे की तैयारी करने वाले हंसते हंसते ये सारी बातें सीखेंगे। वाकई में देखना जरा, वृत्ति मूड हो सकता है आप सोचें हिंदी में ऐसा, जी हाँ बिल्कुल हिंदी में ऐसा हो सकता है कि आप इस टॉपिक से मुखातिब ना रहे हों, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, केवल आपने इस टॉपिक को नाम से नहीं पहचाना है बहुत ही आसान। हो सकता है केवल आपने इस टॉपिक को नाम से नहीं जाना कि वृत्ति क्या है, बस बाकी इसके जो प्रकार हैं उससे आप अवगत हैं। ये टॉपिक आपके सामने आई, आपने इसे एग्जामों में देखा है, आप इसके प्रश्न को देखा है। समीक्षा अधिकारी जैसे बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए। वो पूछा गया कि कौन सी वृत्ति आज्ञार्थ है, कौन सी वृत्ति संभावनार्थक है, कौन सी वृत्ति संकेतक है, ऐसा करके पूछा गया है प्रश्न। निम्नलिखित में से संकेतक कौन है ना? तो ये प्रश्न आ ही जाते हैं। तो हम लोग ऐसा कोई भी पहलू व्याकरण का छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा कोई भी अंश हम लोग ये मान के चले नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ आप पूरे मनोवेग से हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें और अच्छी दिशा की तरफ ले जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वृत्ति किसे कहते हैं? पहली बात तो आप सहायक क्रिया जान ही चुके हैं, और नहीं जान चुके हैं तो क्रमबद्ध तरीका क्रिया का है, दिया गया है, आप उन वीडियोज़ को देखें। क्रिया हमने आपको 6 पार्ट में पढ़ा रखी है। इसके बाद अलग से आपको हमने काल पढ़ाया है, अलग से हमने आपको पक्ष पढ़ाया है। उन वीडियोज़ को आप देखें तो आपको एक जानकारी सी मिलेगी। सहायक क्रिया का मतलब वाक्य का वह अंश जो वाक्य को यह बता दे कि आप किस काल में हैं, आपका समय क्या है, वही सहायक क्रिया है। जैसे वाक्य के पीछे लगा हुआ हिस्सा है, था, ता, ये सारी चीज़ें सहायक क्रिया के नाम से जानी जाती हैं। समझना इस परिभाषा में इसका काम क्या है। सहायक क्रिया का वह अंश, देखो क्या बेहतरीन चीज़ है। सहायक क्रिया का वह अंश, सहायक क्रिया का वह अंश जो ये बता दे, जो ये बताए कि वक्ता की आबलिक श्रोता की मानसिक इच्छा क्या है, मानसिक इच्छा क्या है। यानी वृत्ति एक प्रकार की मूड लिखा है ना, वृत्ति एक प्रकार की इच्छा है, हमारा मूड है। हमारी बात समझ में? वृत्ति एक प्रकार की इच्छा है, और ये कह दीजिए सहायक क्रिया का वह अंश जो ये बताए कि वक्ता श्रोता की मानसिक इच्छा क्या है, यानी वो क्या चाहते हैं। ये बात अगर आए आपके सामने तो इसी बात को हम लोग वृत्ति कहते हैं। एकदम अद्भुत है, नया टॉपिक आपके सामने मान के चल रहा हूँ कि आप हो सकता है इससे दूर रहे हों, लेकिन हम आपको दूर रहने देने वाले में से नहीं हैं। हमने आपसे वादा किया है और उस वादा को निभाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, और हम वृत्ति आपको 8 भागों में पढ़ाएंगे, है ना, कि वृत्ति के कितने प्रकार हम आपको बताएंगे, 8। तो पहला इसमें ध्यान देना, पहली वृत्ति है आज्ञार्थ। पहली है आज्ञार्थ, बहुत टाइम नहीं लूंगा, आज्ञार्थ वृत्ति। और दूसरा है इच्छार्थ वृत्ति, और तीसरा है संभावनार्थ वृत्ति, संभावनार्थ वृत्ति। ये 3 हो गए, आज्ञार्थ, इच्छार्थ, संभावनार्थ। और हम लोग इनके उदाहरण भी देखते चलें, यानी कौन सा उदाहरण होगा आज्ञार्थ वृत्ति में आएगा। तो वाक्य की बात होगी। आज्ञार्थ में जैसे हम आपको क्या देंगे, आज्ञा देंगे, बैठ जाओ, चले जाओ। ऐसा लगता नहीं कि वक्ता की मनोदशा क्या है, श्रोता इस बात को समझ जाएगा, अच्छा ये हमें आदेश दे रहा है। अगर आपने कह दिया कि जाइए, यहाँ से जाइए, तो आपको लगेगा ना ये आदेश वो कड़वा भी हो सकता है, यानी आदेश र्यूड भी हो सकता है और सिंपली भी हो सकता है, यानी साधारण आपको आदेश दें, प्रेम भरा आदेश दें, वो दोनों प्रकार का आदेश इसमें शामिल होगा। उस पर आप मत जाइएगा, बस इतना ध्यान दीजिए। अगर हमने कह दिया चले जाओ तो भी आदेश है,
और अगर हम आपसे कह रहे हैं बैठ जाइए, फिर भी हम इसे क्या मानेंगे, आदेश मानेंगे। तो अज्ञार्थ वृत्ति का मतलब मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं, बहुत वक्त लगाने की आवश्यकता नहीं है, हल्का सा दिमाग दौड़ाएं, नई टॉपिक आपके सामने है, मुखातिब हों इससे अच्छे ढंग से, बस इतना ध्यान दें, ये वक्ता की मानसिक इच्छा ही क्या कहलाएगी, वक्ता या श्रोता दोनों की मानसिक इच्छा ही क्या कहलाएगी, वृत्ति कहलाएगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए, इसका मतलब हम आपसे चाहिए लगा रहे हैं, तो आपको बार बार ये कह रहे हैं कि बाध्यता दे रहे हैं कि आपको पढ़ना ही चाहिए। पर चाहिए का मतलब बाध्यता, बाध्य कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि आप बाध्य हो जाएं, हमारी इच्छा है कि आप सक्सेस हो जाएं। अगर हम आपसे कह दें कि भगवान आपका भला करें, इसका मतलब ये हमारी इच्छा है ना। तो जो इच्छाएं हैं उन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हम अपनी इच्छा के प्रकारों को पढ़ रहे हैं, हम अपने मूड के प्रकारों को पढ़ रहे हैं, हमने वृत्ति के प्रकारों को पढ़ रहे हैं। इच्छार्थ का मतलब देखिए वही बात आ गई, अब भगवान आपका भला करें, ये हमारी इच्छा होगी ना, भगवान आपका भला करें। आपका पड़ोसी कहेगा कि काश आपको नौकरी ना मिले, काश आप ऐसा ही लगातार रगड़ते रहें, पढ़ते रहें और आपकी कोई खुशखबरी घर पर सुनाई ना दे, पहुँचे ही ना, और आप ऐसे ही लगातार पढ़ते पढ़ते अपने सारे बाल वायुमंडल में छोड़ दें और एक दिन बिना बाल के घर आएँ और फिर आपके बालों पर वही बात हो, आपके आसपास के लोग हंसें, है ना। ये आपका पड़ोसी चाहेगा, लेकिन वो भी उसकी इच्छा है। यानी इच्छा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, रहेगी कहाँ, इच्छार्थ वाक्य में। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका नुकसान करें, है ना। ये बात दोनों ध्यान देना, भगवान आपका नुकसान करें, इसका मतलब ये हुआ आपका भला करें और भला ना करें, दोनों ही इच्छा है ना। क्लियर है ना। अगर मैं कह देता हूं कि अगर ऐसी बात है वाकई में, जो मान के चलें जो इच्छार्थों वृत्ति होती है उसमें या तो दुआ दी जाती है या तो बद्दुआ दी जाती है ना। तो दुआ बद्दुआ वाले जो भी सेंटेंस आएंगे वो इसमें आएंगे, इसे आप स्टार बना के लिख भी सकते हैं। दुआ बद्दुआ ये दोनों ही कहाँ आएंगे, इच्छार्थ में आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। संभावनार्थ का मतलब होता है काश, यद, काश, शायद, है ना, ये लग करके आएगा वो संभावनार्थ हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, कहीं लिखा हो काश, कहीं लिखा होगा शायद, है ना। जैसे मैंने कह दिया शायद वह कल आए, शायद वह कल आए, काश वो अब नहीं आए, काश वो अब नहीं आता, ठीक है। तो ये संभावनार्थ है, यानी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि काश ऐसा होगा और काश ऐसा नहीं होगा, काश आज बारिश हो जाए, काश आज बारिश ना होती, है ना। शायद आज बारिश हो जाए और काश बारिश ना हो, है ना। तो सेंटेंस जो भी बन रहे हैं जिसमें संभावना है वो संभावनार्थ में जाएंगे। तो मुझे लगता है ये तो बहुत आसान है ना, केवल हम लोग इस बड़े से टॉपिक से परिचित भले नहीं थे, लेकिन इनके अंदर का मामला बड़ा आसान है, बहुत ईजी है। तो ईजी बेस से हम समझ जाएं, क्यों अपना टाइम बहुत ज़्यादा इस पर नाजायज वेस्ट करें। अब बात करता हूँ मैं तीसरे के बाद, जो है कि चौथा जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसे हम कहेंगे सामर्थ्य सूचक, सामर्थ्य सूचक वृत्ति। वृत्ति पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, सामर्थ्य सूचक हो जाएगा। और एक आपका अभी हमने कहा था बाध्यता, बाध्यता सूचक आएगा एक, सामर्थ्य सूचक, बाध्यता सूचक, कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना। तो ध्यान दीजिए, सामर्थ्य सूचक का मतलब, जैसे आप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप मेहनत करें, आप पढ़ सकते हैं, आप मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी, है ना। यानी आप ऐसा कर सकते हैं, आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं, आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप एक बहादुर हैं, आप ये काम जरूर कर सकते हैं, है ना। तो बार बार सकना शब्द आएगा, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक के साथ आगे बढ़ जाइए और सकना शब्द मिल जाने पर, सकना शब्द मिलने पर उसे सामर्थ्य सूचक कह दीजिएगा। ये बिल्कुल आसान सा मसला है आपके साथ, है ना। दूसरी बात कर लेता हूँ, बाध्यता सूचक का मतलब है यहाँ चाहिए शब्द आएगा, इस बात को ध्यान दें, ये ट्रिक बेस पर है आधारित। जैसे आपको घर जाना चाहिए, आपको घर
जाना चाहिए। हो सकता है आप जब एग्जाम में बैठे हो तो ऐसे प्रश्नों को आप गलती से गलत कर जाएं, है ना, ऐसा होता है, इसलिए मैं इसको इजी वे पे दे रहा हूँ। आप इसको बहुत ही हल्के में मत लें, क्योंकि अगर आप कभी कभार एक जैसे वाक्य मिलेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तो ध्यान देना ये ट्रिक आपको बहुत कुछ देगी। चाहिए शब्द मिल जाएगा तो कह दीजिएगा बाध्यता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कह दिया आपको सुबह उठ करके टहलना चाहिए, तो ये वाकई में बाध्यता है आपके शरीर के लिए, ये वर्क जरूरी है आपको, मैं आपको बाध्य कर रहा हूँ कि आप ऐसा काम करें, है ना। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सुबह उठ करके व्यायाम आपको करना चाहिए, आपको खाने से पहले फला टैबलेट खा लेनी चाहिए, इसका मतलब बाध्यता है ना। डॉक्टर साहब ने ऐसी बात बोली कि आप ऐसा काम करेंगे, अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब आप उनकी आज्ञा को मान नहीं रहे, आप उनकी बाध्यता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ तो बाध्यता है। बाध्यता की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको घर जाना चाहिए, कहीं भी चाहिए लग करके आ जाएगा तो आप उसे बाध्यता मान लीजिएगा। तो मान के चलूँ कि हमारे अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं। और अब बात करता हूँ अगली, तो जहाँ आप बात करेंगे निश्चयार्थ, निश्चयार्थ वृत्ति, निश्चय, निश्चय लिख दीजिए और इसी में अर्थ लगाइए, अर्थ वृत्ति। निश्चयार्थ वृत्ति क्या होगी, बहुत आसान, एक शब्द यहाँ ले जाइए, ट्रिक है ये। अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, ठीक है, ये निश्चय है। जैसे कह दिया अब मैं ये काम करूँगा, अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा, अब मैं पास होकर के दिखाऊंगा, अब मैं ये काम करके ही रहूँगा, हो गया ना निश्चय। ये आपकी वो संकल्प है। जैसे मैंने कह दिया मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये काम अब करूँगा, यार निश्चित है ये मामला, है ना। निश्चयार्थ यानी आप उस पर अडिग हो गए, है ना। तो अब आ जाएगा तो आप उसे निश्चय कहिएगा, यानी अब मैं जरूर जाऊंगा, अब मैं जरूर जाऊंगा, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं सो जाऊंगा, अब मैं लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, निश्चयार्थ में आ जाएगा। तो हम लोग बात कर चुके 1 2 3 4 5 6, अब बात करेंगे प्रश्नवाचक वृत्ति की, और वो भी बिल्कुल आसान है। तो 1 2 3, एक 4, एक ये 5 और एक ये 6, और अब एक ये आ गया सातवां है प्रश्नवाचक वृत्ति। प्रश्नवाचक वृत्ति, इसमें क्या आएगा, सारे प्रश्न आ जाएंगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या पहनोगे, क्या ओढ़ोगे, क्या लिखोगे, क्या खाओगे। अरे यार सब प्रश्न कैसा भी होगा, कौन आता है, कौन करेगा, है ना, समझ रहे हैं बात, किसे बुलाया है, कोई भी प्रश्न होगा वो प्रश्नवाचक वृत्ति में आएगा। इस बात को ध्यान दें, यहाँ कोई एग्जाम्पल आपके सामने मैं उल्लेखित नहीं कर रहा हूँ, ये सबसे आसान है, कोई पहलू इस पर टच करने की आवश्यकता ही अब नहीं रही। तो ये तीसरा यानी लास्ट यानी आठवां क्या है, यही ध्यान देना आप, संकेतक वृत्ति। ये बड़ी बेहतर है, इसको कभी कभार हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आज समझ जाएंगे। संकेतक वृत्ति का मतलब होता है वही एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होना, हेतु हेतु मद भूत वाला वाक्य, हेतु हेतु मद भविष्य वाला वाक्य। आगे बात समझ में ना, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे, यदि ऐसा होता तो ऐसा मिलता, है ना, क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। तो जैसे हमने आपको काल पढ़ाते समय बताया था, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण, ठीक है, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, आप पीछे जा करके दूसरा वीडियो काल वाला देख सकते हैं, क्योंकि काल और वृत्ति आपस में जुड़े हुए हैं। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि आप काम करते तो सक्सेस होते, और हेतु हेतु मद भविष्य भी आएगा तो भी यहीं पहुँचेंगे, भूत के बाद भविष्य की, यानी यदि आप अच्छा काम करोगे तो सफल होंगे। इसका मतलब हेतु हेतु मद भविष्य एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। इन चीज़ों पर पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो आपके समय को बर्बाद करने का कोई भी हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप इस टॉपिक को भली भांति अब समझ पा गए हैं, कुछ है ही नहीं। हमने वृत्ति की बात की, हमने कहा ये मानसिक इच्छा है, वो सहायक क्रिया से इसका लगाव है, सहायक क्रिया का ये अंश है, वह अंश है जो ये बता देता है कि वक्ता या श्रोता की मानसिक इच्छा क्या है।
क्लियर है बात ना? इस बात को ये टच कर दिया हमने, और हमने कहा हम इसी वृत्ति को 8 भागों में पढ़ने वाले हैं, और जिनमें हमने पहला पढ़ा अज्ञार्थ, दूसरा पढ़ा इच्छार्थ, तीसरा हमने संभावनार्थ। तो प्रत्येक इच्छा से जुड़ा, फिर एक आपके आज्ञा से, एक आपके संभावना से। ये तो आपको पता ही चल गया, सब में हमने ट्रिक आपको बता दिया है। निश्चय वाले में अब लगा लो, बाध्यता में चाहिए समझ लो, सामर्थ्य वाले में सकना देख लीजिए, और संकेत वाले में हेतु हेतु मद भूत वाला वाक्य समझिए, और हेतु हेतु मद भविष्य वाला। ये बात मैं मान के चलता हूँ कि आपको वृत्ति टॉपिक बेहतर ढंग से समझ में आ गई है, और इसी आशा विश्वास के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका सिलेक्शन जल्दी हो, आप बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार हो पाएँ। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में, आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।